टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ नई चीजें आज आप पढ़ेंगे, कुछ नई चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। अ, हमारे जो हमारा जो देश है, उसके अगर आप ईस्ट में जाएं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना है। और अगर हम साउथ ईस्ट में जाएं, उसके चाइना के नीचे जाएं, तो कुछ 10 देश हैं। ताइवान, सॉरी, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। अब ये सारे जो 10 देश हैं वो साउथ ईस्ट एशिया कहलाते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट देश हैं क्योंकि इंडिया का इनके साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस रहा है। भारत का अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो इंडिया का काफी क्लोज रिलेशन रहा है। इंडियन कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। और कुछ 5-6 कंट्रीज जो हैं वो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जो इंडिया से जो बुद्धिज्म गया था। और उसके अलावा कंबोडिया वगैरह में इंडियन किंग्स रहे हैं, भारत के राजा रहे हैं, या भारतीय वंश के राजा वहां पे रहे हैं। और तो इंडिया का एक बहुत ही डीप कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्ट रहा है साउथ ईस्ट एशिया से। और साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको सिल्क रूट वगैरह पढ़ाया था, है ना? चाइना का सिल्क रूट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रीजन है। और कुछ देश ऐसे हैं जो काफी इकोनॉमिकली अभी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर, है ना, मलेशिया। तो these are countries which are very, developing very fast. उनका इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा है। और काफी पिछले 20-25 साल में काफी तरक्की की है उन्होंने। उनको एशियन टाइगर्स भी बोलते हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है। अब ये जो रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, अब आपको पता है कि पूरी दुनिया में चाइना, इंडिया, यूएसए, ये जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ये अपना कंट्रोल चाहते हैं। कंट्रोल इन द सेंस कि उनका 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 वहां पे वो जो भी देश है वो उनकी बात माने। तो ये जो रीजन है वो फिर से अभी जो है एक डिस्प्यूटेड, एक 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 झगड़ा शुरू हो गया है वहां पे। और झगड़ा अगेन चाइना, जैसे कि आपने देखा कि इंडिया के साथ भी चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब होता है लैंड को लेकर झगड़ा या क्षेत्र को लेकर झगड़ा। तो इंडिया इंडिया और चाइना के बीच में बहुत लंबे समय से टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर, लद्दाख को लेकर झगड़े हैं इंडिया और चाइना में। वैसे ही चाइना का झगड़ा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से है। लेकिन ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो मैरीटाइम है, यानी कि समुद्री है। यहाँ पर लैंड को लेकर झगड़ा नहीं है, यहाँ पर समुद्र को लेकर झगड़ा है ना, सी को लेकर झगड़ा है। अब समुद्र जो है, जो ओशन है या सी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी देश जो है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उसको अपना कंट्रोल जो है वो उस पर नहीं छोड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जो 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 आपके लैंड के आसपास का जो समुद्र होता है वो बहुत रिसोर्स रिच होता है। उसमें बहुत सारे संसाधन होते हैं। तेल हो सकता है ना? गैस हो सकता है उसमें, और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपको समुद्र से मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फिशरीज, है ना, मछलियां। तो कोई भी देश जो है वो अपने आसपास का जो समुद्र का हिस्सा है उस पर पूरी तरीके से वो कंट्रोल करना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब चाइना और उसके जो आसपास के जो देश हैं, जो कि जो साउथ चाइना सी है, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि साउथ चाइना सी में कौन कौन से देश आते हैं। उनके बीच में ये मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, समुद्री एरिया को लेकर झगड़ा है। अब चाइना जो है वो, आपको पता है कि वो अब सुपर पावर, अपने आप को वो एक सुपर पावर के रूप में देखता है कि वो अब पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। ठीक है?
और जिन देशों का ये सपना होता है सुपर पावर होने का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है, जो इम्पोर्टेंट व्यापारिक मार्ग है, उन पर उनका कंट्रोल रहे। क्योंकि जिसका भी ट्रेड रूट पर, व्यापारिक मार्ग पर जिस भी देश का कंट्रोल होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेड रूट पे कंट्रोल हो, जो मिनरल्स हैं, जो हमको जमीन से या समुद्र से जो भी पदार्थ हमें मिलते हैं, उस पर कब्जा होना चाहिए, है ना? तो हर कोई भी जो जो अपने आप को सुपर पावर का सपना देख रहा है, या सुपर पावर उसको लगता है कि वो हो सकता है, तो वो ये सारे झगड़ों में अपना पैर जरूर फंसाता है, अपनी टांग जरूर जरूर अड़ाएगा। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो अब ये जो अभी मैंने आपको याद करिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको पर्शियन गल्फ के बारे में बताया था, है ना? कि किस तरीके से ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका, ये सारा वो जो, क्योंकि वो जो पर्शियन गल्फ का हिस्सा है, जो फारस की खाड़ी है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है। तो वेस्ट एशिया में, इसीलिए वेस्ट एशिया में झगड़े बहुत हैं, क्योंकि वहां पे पेट्रोल बहुत है। तो अब वहां पे चाइना भी अपना टांग अड़ाएगा, अमेरिका भी अपना इंटरफेरेंस करेगा, रशिया भी करेगा, इंडिया का भी सपना है, तो इंडिया भी कोशिश करता है। तो तो अंततः जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एट द लास्ट सारे झगड़े आर्थिक होते हैं, है ना? देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं, है ना, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनके पीछे अगर आप लास्ट में जाओ तो इकोनॉमिक रीजन ही होता है। यानी कि वो लड़ाई या तो तेल की है, या लड़ाई वो पेट्रोल की है, या लड़ाई यू नो कोई ऐसा लैंड का एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ही होता है, या कोई ट्रेड रूट को लेकर होता है। तो ज्यादातर झगड़े आप देखेंगे कि इन झगड़ों की जो जड़ है, वो आर्थिक कारणों में होती है। तो आज हम जिस झगड़े के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, है ना? चाइना के नीचे का जो समुद्र है, उसको हम साउथ चाइना सी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंडिया के नीचे का जो समुद्र है, उसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। तो वैसे ही साउथ चाइना सी है। अब साउथ चाइना सी में बहुत सारे दूसरे देश हैं। तो पहले हम मैप देखेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे आज का एडिटोरियल। और मैं आपको बताऊंगा कि ये झगड़ा किस कौन कौन सी चीजों के लिए हो रहा है, और इस झगड़े के पीछे कारण क्या है। तो मैं शेयर करता हूं अपना स्क्रीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको गूगल अर्थ पे लेकर चलता हूं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो कि साउथ चाइना सी कहाँ पर है ना? तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आप मैप देखें, तो इंडिया के रेफरेंस से देखें। सबसे पहले आप देखो कि भारत कहाँ पर है, ठीक है? फिर भारत के रेफरेंस से फिर आप दूसरा चीज देखो, ताकि आपको ध्यान रहे। तो अब आपको पता है कि ये जो है वो वेस्ट है, ऊपर का जो है वो नॉर्थ है, और इधर का जो हिस्सा है ये ईस्ट है, और ये साउथ है। डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हिस्सा है साउथ और ईस्ट के बीच में, ये कहलाता है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अगर आप इंडिया के रेफरेंस से देखें, तो इंडिया के ऊपर जो है वो नॉर्थ है, इंडिया के नीचे जो है वो साउथ है, इंडिया के लेफ्ट साइड में जो है वो वेस्ट है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब वेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब इधर देखें आप, तो चाइना, जापान, ये सब ईस्ट है। ठीक है, और ईस्ट और साउथ के बीच में अगर आप देखें, तो ये जो जो कंट्रीज यहाँ पर दिख रही हैं, ये सारी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अब आप अगर इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो अब आप देखिए कि अगर हम इंडिया से साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो आपका सबसे पहले आता है यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार है। फिर आता है आपका थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर लाओस, और यहाँ पर कंबोडिया है। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ।
ये देखें, तो इंडिया, इंडिया से फिर म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। अब ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, यहां से साउथ ईस्ट एशिया शुरू होता है। तो साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली म्यांमार से शुरू होता है। अब ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये बेसिकली बुद्धिस्ट कंट्रीज है। ये 5 कंट्रीज जो हैं, वो मेजॉरिटी इनकी जो पॉपुलेशन है, वो बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। उसके ठीक नीचे ये मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया, ये इधर इंडोनेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया है, ये पूरा यहां तक। तो इंडोनेशिया जो है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां। ठीक है, मलेशिया एक ये भी है, और मलेशिया का एक हिस्सा ये भी है। ठीक है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया कई सारे आइलैंड्स हैं। अब इंडोनेशिया और मलेशिया की खासियत क्या है कि ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया मुस्लिम कंट्री है। उसके जब आप मलेशिया के टिप पर जाएंगे, यहाँ पर, तो एक छोटा सा देश है जिसको हम सिंगापुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगापुर एक अलग देश है। तो अब ये 5 देश हो गए ऊपर, और ये 3 देश, मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर। फिर यहां पर आता है एक देश, ब्रुनेई। अब ये जो एक आइलैंड है, एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है, कालीमंतन बोलते हैं इसको। इसमें 3 देश हैं। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, वो मलेशिया का है। ये वाला हिस्सा जो है, वो इंडोनेशिया है। और ये एक तीसरा देश है, ब्रुनेई। ठीक है, तो ये ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये मुस्लिम कंट्रीज है ना। इनका जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो मुस्लिम है। सिंगापुर मिक्स है। सिंगापुर बेसिकली चाइनीज पॉपुलेशन है वहां पे। सिंगापुर एक छोटा सा शहर हुआ करता था, एक पोर्ट है, बेसिकली एक वो बंदरगाह था जो अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज और इंडियंस को लेकर आया था। तो इंडियंस भी बहुत सारे हैं। तो एक छोटा सा शहर था, लेकिन अभी वो एक देश बन गया है। ठीक है, तो सिंगापुर में चाइनीज पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। तो बेसिकली वो, सिंगापुर पहले कभी मलेशिया का पार्ट था, अभी वो नहीं है। अभी सिंगापुर अपने आप में एक कंट्री है, एक सिटी कंट्री है, यानी कि एक ही शहर है और वो देश है अपने आप में। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही रिच कंट्रीज है। अब ये जो समुद्री रास्ता है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जाता है, ऐसा, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, है ना, इसमें दिया होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हाँ, ये देखिए, ये मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, ये मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ, ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया, ये मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का जगह का नाम है, उसके नाम पे ही ये समुद्री रास्ता है। और ये सिंगापुर है। ठीक है, अब ये दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है, समुद्री रास्ता है, सबसे बिजी, वन ऑफ द बिजिएस्ट, है ना। और बहुत सारे शिप्स यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो अब आप देखें, ये साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे, तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये 5 देश हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मलेशिया, और ये पूरा इंडोनेशिया है। फिर यहाँ पे ब्रुनेई है, यहाँ पर सिंगापुर है, और लास्ट में इधर जब आएंगे तो फिलीपींस है। दिस इज फिलीपींस। अब ये जो फिलीपींस है, दिस इज एन आइलैंड, इट्स एन आर्चिपेलेगो। आर्चिपेलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीप हैं,
वो मिलकर फिलीपींस बनते हैं। ठीक है, तो ये 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया कहलाते हैं। अब साउथ ईस्ट एशिया क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इधर ईस्ट है, इधर साउथ है और ये सब बीच में है ऐसे। तो ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो ये पूरा रीजन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ये 10 देश हैं। अब इन साउथ ईस्ट एशिया से ऊपर आप देखेंगे तो ये चाइना है। दिस इज चाइना। ये पूरा चाइना है। ठीक है, तो चाइना का एक शहर है हांगकांग, ये यहां पर है। अब चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ये जो समुद्र है इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। यहां पर झगड़ा है, इस समुद्र को लेकर झगड़ा है। ठीक है, तो अब ये साउथ चाइना सी कहां पर है? ऊपर चाइना है, ठीक है, और नीचे ये 10 आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, अब सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बॉर्डर टच नहीं हो रहे हैं। किसका किसका बॉर्डर टच हो रहा है? साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में कौन कौन सा देश है जिसका बॉर्डर है? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम का है जो बॉर्डर टच हो रहा है। फिर फिलीपींस है। ठीक है, फिर आपका ये ब्रुनेई है। फिर ये आपका मलेशिया का हिस्सा है। तो अब ये जो देश है इनका बॉर्डर जो है वो साउथ चाइना सी में है। तो अब चाइना का झगड़ा वियतनाम से भी है, चाइना का झगड़ा फिलीपींस से भी है, इस साउथ चाइना सी के पर कब्जे को लेकर कि ये जो समुद्र का ये जो हिस्सा है। अब चाइना ने क्या किया है? चाइना ने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप्स हैं, आइलैंड्स हैं, उन पर कब्जा कर लिया है और वहां पे अपनी आर्मी भेज दी है। अब फिलीपींस बोलता है कि ये जो द्वीप हैं यहाँ पे छोटे छोटे वो हमारे हैं। वियतनाम बोलता है कि यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं वो हमारे हैं। चाइना बोलता है भाग जाओ, ये सब हमारा है। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया? उन्होंने एक नया, एक अपना एक फिलोसफी, एक 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 पॉलिसी बनाई जिसको 9 डैश पॉलिसी बोलते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। और चाइना ने बोला कि हिस्टोरिकली पिछले 2000 साल से ये पूरा हिस्सा हमारा रहा है, तो अब ये सब फिर हमारा हो जाएगा, है ना? तो चाइना बहुत ही बदमाश कंट्री है। चाइना ने इंडिया के साथ भी यही किया कि तिब्बत तिब्बत के साथ भी यही किया कि हम पहले रूल करते थे, तो अब हम पहले करते थे तो अभी वापस चाहिए हमको, है ना? अब ये हमारा है। ठीक है, आज से 2000 साल पहले रूल करते थे तो अब हमको चाहिए वापस। तो चाइना का ये जो बिहेवियर है वो लगभग उसके सारे पड़ोसी देशों के साथ है। तो किसी भी पड़ोसी देश को उसने छोड़ा नहीं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान को लेकर मैं आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं कि ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, चाहे वो इंडिया हो, रशिया के साथ भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अब चाइना जो है वो इस पर कंट्रोल करना चाहता है और वो बोलता है कि एंटायर जो है सी हमारा है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा एस्टिमेट है, अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारा ऑयल है। ठीक है, कुछ 11 बिलियन बैरल्स ऑयल होने की संभावना है। अब मैंने आपको बताया कि अधिकतर अंतरराष्ट्रीय झगड़े इकोनॉमिक कारण से होते हैं, यानी कि उनके पीछे का जो झगड़े की वजह है वो आर्थिक होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल, ऑयल, नेचुरल गैस मिलने की संभावना है। तो अब चाइना जो है इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरा, दुनिया में सबसे ज्यादा मछली मारने का काम, फिशरीज का, वो इस एरिया में होता है। तो पूरी दुनिया में का 21% फिशरीज, मछली मारना, वो यहाँ पे होता है। ठीक है,
तो अब ये अब फिशरीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, संसाधन है। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। तो अब चाइना इसको कंट्रोल करना चाहता है। अभी तक इस पर कंट्रोल यूएस का था। ठीक है, यूएस ने क्या किया है, फिलीपींस वगैरह में अपनी आर्मी अपनी आर्मी का बेस बना रखा है। और जो यूएस की जो सेनाएं हैं, यूएस की जो शिप्स हैं, वो यहाँ पे गश्त करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं। तो अब चाइना जो है वो बेसिकली वियतनाम या फिलीपींस से नहीं लड़ रहा है। चाइना का मकसद अमेरिका का जो कंट्रोल है उसको हटाना है। ठीक है, तो अ- अब ये बेसिकली ये लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच में है। अगर आप देखें तो चाइना कह रहा है कि ये हमारा नेबरहुड है, हमारे पड़ोस का है, हम करेंगे जो कुछ करेंगे। ठीक है, अब अमेरिका बहुत पहले से फिलीपींस में उसका बेस है, थाईलैंड में उसका बेस है। ठीक है, तो अमेरिका बहुत पहले से इस हिस्से को कंट्रोल करता है, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब आप नीचे देखोगे साउथ ईस्ट एशिया के बाद तो ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान हमेशा से अमेरिका के बहुत क्लोज रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया को भी वो लाना चाहता है। अमेरिका जो है वो इंडिया को भी बोल रहा है कि तुम भी आओ इधर। तो इंडिया, जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, उनका उनका ये है कि हमें चाइना को कंट्रोल करना है। हम नहीं चाहते कि चाइना यहाँ पे कंट्रोल करे। ठीक है, तो अब ये झगड़ा सिर्फ फिलीपींस चाइना के बीच का नहीं है ना। हर देश, जो भी इंपॉर्टेंट देश है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, सब अपना अपना कंट्रोल चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है ना, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको दिया। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मैप समझ में आता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए कि ये चीज है कहाँ पे, ये दुनिया में किस कोने में है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी की। ठीक है, अब साउथ चाइना सी, और इधर भी आप देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक और सी है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट चाइना सी। अब वो चाइना, अब ये चाइना है, चाइना के नीचे का हिस्सा क्या हुआ, साउथ। चाइना का राइट हैंड साइड में क्या हिस्सा हुआ, ईस्ट। तो ये ईस्ट चाइना सी है। तो ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इधर जापान है, ये जापान है। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। तो ये जो झगड़ा है वो साउथ चाइना सी की है, लेकिन ईस्ट चाइना सी में भी झगड़ा है। ठीक है, जापान और चाइना के बीच में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको लेकर झगड़ा है। चाइना चाइना कहता है हमारा है, जापान कहता है हमारा है। ठीक है, तो अब जापान ये है, दिस इज जापान, जापान, और ये चाइना है, और उसके बीच में सी ऑफ जापान है। तो सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, और ये जो है इसको हम बोलते हैं येलो सी। येलो रिवर भी है चाइना में। ठीक है, तो ये येलो सी, दो अलग अलग चीजें हैं। तो येलो रिवर भी है और येलो सी भी है। तो येलो सी, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एरिया थोड़ा समझ में आ गया होगा। साउथ ईस्ट, जब मैं बोलता हूँ, अच्छा हाँ, याद रखिएगा, जब मैं साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा हूँ तो चाइना, जापान, कोरिया नहीं आते हैं उसमें। चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये ये ईस्ट एशिया है। ठीक है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये साउथ ईस्ट एशिया है ना। तो साउथ चाइना सी जो है वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ईस्ट चाइना सी ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अभी हम लोग एडिटोरियल पढ़ना शुरू करते हैं।
उसमें भी मैंने आपको मैप दिया है। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ये जो मैप है। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने हम इंडिया को बोला, सबसे पहले हमें देखना है इंडिया कहाँ पर है ना। इंडिया के फिर ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देख लीजिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। फिर ये फिलीपींस है, वियतनाम, फिलीपींस और चाइना, इसके बीच में साउथ चाइना सी है। फिर ये मलेशिया है, मलेशिया के टिप पर सिंगापुर है, और ये पूरा इंडोनेशिया है, यहाँ पर ब्रुनेई है। ठीक है, तो ये जो 10 देश हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया है। फिर एक आइलैंड है ताइवान, जिसको लेकर झगड़ा है। फिर ये ईस्ट चाइना सी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। तो ये ईस्ट चाइना सी, ये सी ऑफ जापान है। ठीक है, फिर इधर का ये आपका फिलीपीन सी है, वो सबकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली क्या है, चाइना एंड फिलीपींस, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। तो ये जो झगड़ा है वो बेसिकली चाइना और फिलीपींस के बीच में है। ठीक है, चलिए, अ फ्रेश कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट रिसेंटली। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, झगड़ा या विवाद। तो एक नया विवाद, एक ताजा झगड़ा उत्पन्न हुआ है, शुरू हुआ है। तो कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट है ना। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज जो दबी हुई थी, अभी निकल आई, है ना। तो झगड़ा पहले से था, टेंशन पहले से थी, लेकिन अभी आमने सामने आ गए। तो कंट्रोवर्सी हैज ब्रोकन आउट या ब्रोक आउट। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट मतलब कुछ नया, है ना, कुछ निकल कर आया है। तो झगड़ा जो है वो ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली। और ये झगड़ा किस क्यों हुआ है, क्योंकि चाइना इंस्टॉल्ड अ बैरिकेड नियर द साउथ चाइना सीज स्कारबोरो शोल। ठीक है, तो एक आइलैंड है छोटा सा, देखिए ये जो मैप है यहाँ पर देखिए, ये फिलीपींस है। ठीक है, अब फिलीपींस के पास ये एक छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, तो आइलैंड माने क्या होता है, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, है ना। मराठी में शायद भेंट ऐसा कुछ बोलते हैं। तो द्वीप है, हिंदी में द्वीप बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये स्कारबोरो सोल, ये एक आइलैंड है। ठीक है, अब ये एक एक द्वीप है। अब आप देखो, तो ये फिलीपींस के बहुत करीब है, ये फिलीपींस है, और ये स्कारबोरो सोल है। ठीक, कितना करीब है। चाइना कितना दूर है, आप देखो, चाइना दो दो 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर है। ठीक है, चाइना, फिलीपींस कितने पास में है। तो अब फिलीपींस का कहना है कि ये आइलैंड उसका है। ठीक है, चाइना का कहना है नहीं, ये आइलैंड हमारा है। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया। बैरिकेड मतलब अपनी समुद्री सेना खड़ी कर दी, और वो बोले कि अब हम फिलीपींस की जो जो नौकाएं हैं, जो शिप्स हैं, उनको हम क्रॉस नहीं करने देंगे। तो बैरिकेड लगाना मतलब रुकावट लगाना, रोकना। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना इंस्टॉल्ड अ बैरिकेड नियर दिस स्कारबोरो शोल। ठीक है, तो अब आपको स्कारबोरो शोल यहाँ पे दिख रहा है।
तो यहाँ पर उसने रुकावट लगा दी, बैरिकेड लगा दिया। मतलब फिलीपींस का कोई अब इधर नहीं आ सकता है ना? कोई उसका मछली मारने वाला या उसकी फिलीपींस की सेना या कोई भी नहीं आ सकता है बिना हमारी परमिशन के। तो चाइना ने ये बैरिकेड लगा दिया। अब इसकी वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि फिलीपींस का कहना है कि ये हमारा है, ये जो आइलैंड है वो उनका है। अब बोथ कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ टसल। तो ये दोनों देश जो हैं, चाइना और फिलीपींस, टसल में इन्वॉल्व। टसल का भी मतलब वही होता है, झगड़ा। तो बोथ कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ टसल ओवर द shoals टेरिटोरियल क्लेम सिंस 2012। अब ये जितने भी आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है, अब इसमें तीन आपको दिख रहे हैं। एक है ये पैरासल्स आइलैंड, ठीक है। पैरासल में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, ठीक है। फिर ये आइलैंड है स्पार्टलीज, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। फिर ये स्कारबोरो सोल है। अब चाइना इन सब पर क्लेम करता है कि ये उसका है। और वो कैसे क्लेम कर रहा है कि 2000 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे राजा का शासन था यहाँ पर। और ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये अनइनहेबिटेड हैं। अनइनहेबिटेड का मतलब है यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं। तो अनइनहेबिटेड है, इनहेबिटेड नहीं है। इनहेबिटेड का मतलब होता है जहां पर इंसान रह रहे हैं, तो तो वो जगह इनहेबिटेड है। तो अब इंसान अगर रह रहे हैं तो पता करना आसान होता है कि वो कौन से देश के हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज बोलते हैं। अब अगर ये जो अगर आइलैंड में लोग रह रहे होते, ठीक है, और वो फिलीपींस की भाषा बोल रहे होते या वियतनाम की भाषा बोल रहे होते, तो हम समझ जाते कि ये वियतनाम का है या फिलीपींस का है, ठीक है। उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उससे समझ में आता है कि ये कौन लोग हैं। लेकिन इन ये सारे आइलैंड्स का प्रॉब्लम क्या है कि ये अनइनहेबिटेड है। अनइनहेबिटेड है मतलब कि ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे लोग नहीं रह रहे, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, लोग नहीं रह रहे। तो अब इन पर किसका कब्जा होना है, ये किसके हैं, इसको लेकर झगड़ा बड़ी आराम से हो सकता है ना? क्योंकि अनइनहेबिटेड है मतलब लोग वहां पे जाते ही नहीं थे। तो जब लोग नहीं जाते हैं तो वो किसका है, किस देश का है? कोई भी देश आके बोल सकता है ये हमारा है, ठीक है। तो चाइना बोल रहा है कि हमारे लोगों ने ये आइलैंड्स खोजा था, हमारे लोग, हमारा राजा यहाँ पे हमारे राजा का शासन यहाँ तक था, तो अब ये हमारा है, ठीक है। एक मिनट है, जस्ट 1 सेकेंड, मेरा बैटरी लो हो रहा है। आपके मन में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो चैट पे भेजते रहिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा बहुत हो रहे होंगे चलेगा, ज्यादा बोर मत होइए। इंदू जी, बोर हो रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये अब ये जो इस आइलैंड को लेकर है, पर्टिकुलर इस आइलैंड को लेकर ये जो झगड़ा है वो 2012 से चल रहा है, ठीक है। अब दोनों ही देश इस पर अपना अपना टेरिटोरियल क्लेम करते हैं, ठीक है। अब ये शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा एरिया है। जैसे इंडियन टेरिटरी, तो इंडियन टेरिटरी का मतलब है कि भारत देश के नक्शे में जो भी एरिया आ रहा है वो भारत का क्षेत्र है, भारत का उस पर टेरिटोरियल क्लेम है। क्लेम का मतलब होता है दावा। तो भारत, अब जो भी मैप में आप दिख रहा है इंडिया का, अगर आप मैप लेते हो
तो इंडिया के मैप जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर जो भी है लैंड, वो हमारा है। तो भारत का उस पर दावा है, क्लेम है। ठीक है, तो टेरिटोरियल क्लेम का मतलब होता है कि आप दावा करते हो कि ये चीज हमारी है, ये लैंड हमारा है, या ये समुद्र का हिस्सा हमारा है। तो दोनों ही देश इस स्कारबोरो शोल पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, टेरिटोरियल क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, चाइना कह रहा हमारा है, फिलीपींस कह रहा है हमारा है। अब इसकी वजह से फिर से ये जो साउथ चाइना सी का जो झगड़ा है, ये फिर से फोरफ्रंट में आ गया है। दिस हैज वंस अगेन ब्रॉट द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट टू द फोरफ्रंट, क्योंकि ये झगड़ा पहले से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं, पैरासेल्स आइलैंड, स्पार्टलीज आइलैंड, इन सब पे ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो अब स्कारबोरो शोल की वजह से फिर से ये झगड़े खुलकर सामने आ गए। तो दिस हैज वंस अगेन ब्रॉट द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट टू द फोरफ्रंट। टू ब्रिंग समथिंग टू द फोरफ्रंट का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग टू द फोरफ्रंट। तो टू ब्रिंग टू द फोरफ्रंट का मतलब होता है कोई चीज जो थोड़ा पीछे थी, थोड़ा ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, अब फिर से बाहर आ गई है ना। तो ये झगड़ा पुराना है ना, बहुत सालों से झगड़ा है, लेकिन थोड़ा दबा हुआ था, थोड़ा लोग इस पर कम बात कर रहे थे, लेकिन अभी फिर से ये झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। ठीक है, साउथ चाइना सी में जो जो झगड़े हैं वह फिर से फोरफ्रंट पर आ गए। तो फोरफ्रंट का मतलब होता है सामने आना, है ना, खुलकर सामने आना। तो द साउथ चाइना सी इज सिचुएटेड जस्ट साउथ ऑफ चाइना। मैंने आपको बताया था कि साउथ चाइना सी कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर स्थित है? चाइना के नीचे, साउथ ऑफ चाइना, एंड इज बॉर्डर्ड बाय। और साउथ चाइना सी में किसके किसके बॉर्डर है, कौन कौन सी देशों की सीमाएं लगती हैं? तो ब्रुनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम। तो इतने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 देशों की सीमाएं साउथ चाइना सी से लगती है। अब आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया वियतनाम, ये दूसरा हो गया फिलीपींस, तीसरा हो गया चाइना, चौथा हो गया ताइवान। ठीक है, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, और यहां पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। तो ये सारे जो देश हैं इनकी सीमाएं साउथ चाइना सी से लगी हुई हैं। ठीक है, और अगर आप बड़ा मैप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये साउथ चाइना सी है और ये सारे देश हैं, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना। अब ये सभी देश झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबके झगड़े हैं, तो कोई एक दो देश नहीं, लगभग सभी देशों के झगड़े हैं। द कंट्रीज हैव बिकर्ड ओवर टेरिटोरियल कंट्रोल इन द सी फॉर सेंचुरीज। तो ये झगड़ा कुछ 1-2 साल का नहीं है, ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा झगड़ा है। ठीक है, तो ये जो 7 देश है ना, इनके बीच का ये जो झगड़ा है, ये जो किस चीज को लेकर? ओवर टेरिटोरियल कंट्रोल इन द सी। तो टेरिटोरियल कंट्रोल इन द सी यानी कि समुद्र में, समुद्र का जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, समुद्र का जो टेरिटरी यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये देश सैकड़ों सालों से बिकरिंग कर रहे हैं। बिकर करना मतलब झगड़ा करना, छोटी बात पे, किसी छोटी मोटी बात पे, जो कोई कोई व्यक्ति ऐसा जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है ना, छोटी मोटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बिकर करना, है ना, बिकरिंग। तो अब ये आइलैंड्स बहुत छोटे छोटे से हैं, अनइनहेबिटेड है, यहाँ पे लोग भी नहीं रहते हैं, फिर भी झगड़ा है।
ठीक है, तो द कंट्रीज हैव बिकर्ड ओवर टेरिटोरियल कंट्रोल इन द सी फॉर सेंचुरीज। तो कई सौ सालों से इन देशों के बीच में ये झगड़े रहे हैं, लेकिन अभी हाल में टेंशंस हैव इंक्रीज्ड। अब झगड़े और बड़े हो रहे हैं, इनके बीच का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी जो है, मैंने आपको बताया था, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल मैरीटाइम एरिया है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। साउथ चाइना सी क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल मैरीटाइम एरिया। ठीक है, तो मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, समुद्री। तो मैं सी लिखूं या मैरीटाइम लिखूं, एक ही चीज है ना। रिलेटेड टू, मैरीटाइम का भी मतलब होता है समुद्र से संबंधित, तो मैरीटाइम एरिया तो सी, है ना। तो अब ये जो समुद्री एरिया है, मैरीटाइम एरिया है, वो क्या है? बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब होता है यहां पर इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट समुद्री एरिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरिया। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सुरक्षा, है ना, रणनीति। यानी कि हर देश इस एरिया पे कब्जा करना चाहता है, या अपना कंट्रोल चाहता है, या अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो आप अगर किसी देश के लिए कोई चीज बहुत फायदेमंद है, तो हम बोलते हैं कि उसके लिए ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान, स्ट्रेटेजिकल का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत फायदा पहुंचा रही है, या आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब ये एक स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल मैरीटाइम एरिया है ना, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्री क्षेत्र है। और चाइना आईज इट्स कंट्रोल। चाइना आई करा, टू आई का मतलब क्या है? टू आई समथिंग का मतलब क्या होता है? जब जब आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको पसंद आ गई, है ना, तो आप क्या करते हैं? आप उस पर नजर रखते हैं, ताक में रहते हैं उस पर, उसको उसको हासिल करने के लिए आप नजर रखते हो किसी चीज पर, है ना। ताक में बोलते हैं, ताक में रहना, है ना, या नजर रखना। किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, या किसी चीज पर कब्जा करने के लिए आप किसी चीज पर नजर रखे हुए हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टू आई। तो चाइना हैज बीन आइंग ऑन दिस एरिया सिंस लॉन्ग। तो चाइना जो है इस एरिया पर कंट्रोल करने के लिए बहुत समय से अपनी नजर गड़ाए बैठा है। ठीक है, टू टू असर्ट मोर पावर ओवर द रीजन, ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी और पावर को असर्ट कर सके। असर्ट मतलब दिखा सके, है ना, अपनी पावर दिखा सके लोगों को। ठीक है, तो अब चाइना के लिए ये झगड़ा नया नहीं है। चाइना बहुत सालों से इसके इसके फिराक में है, इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए। और इसलिए उसने आज से कुछ 70 साल पहले ही अपना प्लान बता दिया था। चाइना की जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उसने एक मैप निकाला था। चाइना इशूड अ मैप, और उसमें उसने ये चाइना है, ये फिलीपींस है, ये वियतनाम है, ये मलेशिया इंडोनेशिया है। चाइना ने क्या किया? ऐसे 9 लाइन खींची समुद्र में, और ये बोला कि ये इसके बीच में सब कुछ हमारा है। ठीक है, तो उसको उसको उस मैप को नाम क्या दिया गया? 9 डैश लाइन। तो 1947 में ही चाइना ने दावा कर दिया था। चाइना उस समय इतना पावरफुल नहीं था, तो वो कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन क्लेम उसने कर दिया था तभी कि ये सब हमारा है। उस समय चाइना बहुत वीक था, फिर अब चाइना स्ट्रांग हो गया है।
तो अब चाइना बोल रहा है कि भाई हमने तो 70 साल पहले ही बोल दिया था कि ये एरिया हमारा है, तो अब हम लेकर रहेंगे। ठीक है, तो इन 1947 चाइना इशूड अ मैप। चाइना ने अपना एक नक्शा निकाला विद द 9 डैश लाइन। आपको आपको सुन के थोड़ा ताज्जुब लगेगा, चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना मानता है। भारत का जो राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश, तो चाइना का जो ऑफिशियल मैप है उसमें अरुणाचल प्रदेश का चाइनीज नाम है। वो चाइना वाले बहुत मस्त है, वो क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते। मतलब अरुणाचल प्रदेश उनके कब्जे में है नहीं अभी, लेकिन वो अपना मैप बनाएंगे और उसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज कर देंगे, कुछ चाइनीज नाम रख देंगे। लद्दाख के साथ भी वही किया उन्होंने। लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा इंडिया के पास है, लेकिन चाइना अपना मैप बनाएगा, बोलेगा ये सब हमारा है, और वो नाम चेंज कर देता है, भले ही वो एरिया उसके कब्जे में हो या ना हो। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट हैं, इंडिया के जो लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, वो अगर चाइना जाना चाहते हैं तो चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया का पासपोर्ट नहीं लेता है उनसे। वो बोलता है तुम हमारे देश के हो, तुम ऐसे ही आ जाओ। तो वो उनको वीजा अलग से स्टैपल करके देता है, मतलब पासपोर्ट पे। पास इंडियन पासपोर्ट पे वो मोहर नहीं मारता है अपनी। तो अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का है जो कि इंडिया का है, वो अगर चाइना जाना चाहेगा तो चाइना बोलेगा यू आर वेलकम, बिकॉज यू आर अवर सिटीजन। ठीक है, तो तुमको ये पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो चाइना ये सब बहुत गेम खेलता है, नाम भी चेंज कर सकता है। ठीक है, नाम चेंज कर देता है। तो अब चाइना ने क्या किया, 1947 में चाइना इशूड अ मैप, और उसने उसमें 9 डैश लगाए। वो मैप में आपको दिखाता हूँ, ये 9 डैश है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब चाइना ने क्या बोला कि ये जो डैश हमने लगा दिए हैं, इसके अंदर का ये सारा एरिया, ये सब हमारा है। अब आप अब देखिए कि वियतनाम के लिए उसने कितना कम एरिया छोड़ा है। ठीक है, ये 9 डैश है। वो बोलता है ये सारा, अब ये सब हमारा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 9 डैश लाइन। ठीक है, तो ये 9 डैश लाइन है। अब इतना एरिया उसने वियतनाम के लिए छोड़ा है, इतना फिलीपींस के लिए, इतना मलेशिया के लिए, इतना ब्रुनेई के लिए, और बाकी वो बोल रहा है कि हमारा है। ठीक है, तो ये 9 डैश लाइन है। तो 1947 में ही चाइना ने क्लेम कर दिया था कि ये हमारा है। ठीक है, तो in 1947 China issued a map with the 9 dash line. The line essentially shows Beijing's claimed waters and islands of the South China Sea. अब ये लाइन क्या शो करती है, बीजिंग ने जो दावा किया, बीजिंग मतलब चाइना की कैपिटल है बीजिंग, तो बीजिंग का मतलब है, यहां पर बीजिंग का मतलब है चाइनीज गवर्नमेंट। तो चाइनीज, ये लाइन 9 डैश लाइन क्या है, 9 डैश लाइन एसेंशियली यानी कि मुख्यतः वो बता रही है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीज पर दावा करती है। तो इट क्लेम्ड वाटर्स एंड आइलैंड्स ऑफ द साउथ चाइना सी, तो वो हिस्सा जो है वो उसका अपना है। ठीक है, तो एज मच एज 90% ऑफ द सी हैज बीन क्लेम्ड बाय चाइना। अब आप देखिए मैप पर कि अगर आप ये मैप चाइना की माने तो इसका मतलब है कि 90% जो साउथ चाइना सी है वो पूरा का पूरा चाइना के कब्जे में। अगर चाइना की बात माने तो चाइना का जो दावा है, क्लेम है, वो इतना भयानक है कि दूसरे देश घबरा जाते हैं कि भाई सारा तुम ही ले लोगे क्या। 90% जो है वो साउथ चाइना सी जो है वो चाइना क्लेम करता है। तो एज मच एज 90% ऑफ द सी हैज बीन क्लेम्ड बाय चाइना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
ठीक है, चाइना ये सब क्यों कर रहा है? ये तो अनइनहेबिटेड एरियाज है, इसमें तो कोई लोग रह नहीं रहा है। ये इतने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कि इसका कोई ये जो जो आइलैंड्स हैं इनका अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इंडिया है, ये इंडिया का पेनिनसुला है, गुजरात से लेकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और ये ऊपर बंगाल तक, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है। अब 1982 में यूनाइटेड नेशन में एक समझौता हुआ था, जिसको हम यूएन क्लॉज समझौता बोलते हैं, है ना। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। एक ये 1982 में एक समझौता हुआ था, ठीक है। अब ये समझौते के अनुसार ये बोला गया था कि कोई भी देश अपनी लैंड से जो समुद्र से टच हो रही है उससे 380 किलोमीटर दूरी तक, ये जो समुद्र का हिस्सा है, यानी कि ये लैंड है इंडिया का, और उससे लगभग 380 किलोमीटर समुद्र में, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स, है ना। मैं अभी ये सब बताऊंगा आपको। ये उसका इकोनॉमिक जोन रहेगा, यानी कि इंडिया इतने समुद्र के हिस्से में जो चाहे वो कर सकता है। यानी कि यहाँ पर वो फिशरीज कर सकता है, मछली मार सकता है, यहाँ पे वो ऑयल का ड्रिलिंग कर सकता है, पेट्रोलियम की खोज कर सकता है। यहाँ का जो भी मिनरल्स या रिसोर्सेज है वो उसका रहेगा, वो उसका एक्सक्लूसिव रहेगा। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ उसका। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि समुद्र जो है, खास तौर पे समुद्र का वो हिस्सा जो तट से लगा हुआ है, लैंड से लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट संसाधन होते हैं, पदार्थ मिलते हैं समुद्र से, जो देश अपने लिए यूज करता है ना। ऑयल है, पेट्रोलियम है, आपका गैस है, गैस का भंडार मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मछलियां हैं अलग अलग प्रकार की। तो अब ये एक प्रकार का इकोनॉमिक जोन होता है कि आप इसका आप फायदा ले सकते हैं, ठीक है। अब आप मान लो कि ये तो इंडिया का लैंड है। अब इंडिया के पास मान लो एक आइलैंड है जो यहाँ पर है, इंडिया का मेनलैंड से बहुत दूर है, लेकिन ये आइलैंड है जो इंडिया के पास है। तो यानी कि इंडिया का टेरिटरी हो गया। अब इसके आसपास का जो जोन है 300 किलोमीटर का, वो भी इंडिया का हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का लैंड है, ठीक है। तो इंडिया चाहेगा कि ये जो आइलैंड है वो उसका रहे। क्यों? क्योंकि उसको इतना सारा समुद्री हिस्सा और मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू 1982 का जो ये ट्रीटी है, ठीक है। अब आप अगर इस मैप पे देखो तो चाइना ये सारे आइलैंड्स पर क्यों कब्जा करना चाहता है, या क्यों वो बोल रहा है कि उसका है? क्यों? क्योंकि यूएन क्लॉज का जो जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से इसके आसपास का जो भी समुद्र का हिस्सा है वो चाइना का हो जाएगा। चाइना वहां पर अपनी आर्मी भेज सकता है, चाइना वहां पर कोई किसी भी प्रकार का ऑयल मिनरल रिसोर्सेज जो है वो यूज कर सकता है। तो ये सिर्फ ये लड़ाई आइलैंड की नहीं है, ये लड़ाई ये जो जो द्वीप है उनकी नहीं है, ये लड़ाई बेसिकली इकोनॉमिक जोन की है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो 200 नॉटिकल माइल्स या 380 किलोमीटर का समुद्री एरिया जो इन आइलैंड से लगा हुआ है, उस पर कब्जा करना है, उसका 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 उसको एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि वहां पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन जो कारण है वो यही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मैप, ये जो दिया हुआ है फिगर, इससे समझिए। मान लेते हैं ये कोई देश है, ये उसका लैंड है, यहां से समुद्र शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से समुद्र शुरू हुआ,
तो अब इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है टेरिटोरियल सी, दूसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और तीसरा है हाई सी। टेरिटोरियल जो सी है, यानी कि ये जो भी देश है, मान लेते हैं ये कोई देश ए है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई देश ए है, ठीक है। तो ये जो देश है ए, ये इतना समुद्र का हिस्सा, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स, ये उसका खुद का क्षेत्र माना जाएगा, यानी कि ये उसका टेरिटरी है। यहां पर कोई भी दूसरा देश का की, का शिप बिना उसकी परमिशन के नहीं आ सकता है। ये उसका टेरिटरी है, ये उसका क्षेत्र है, तो ये कहलाता है टेरिटोरियल सी, ठीक है। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स है। 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.8 किलोमीटर होता है। अभी नीचे दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम समुद्र में डिस्टेंस नापते हैं तो हम नॉटिकल माइल ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैंड पर आप किलोमीटर में डिस्टेंस नापते हैं, एक शहर ये है, दूसरा शहर ये है, दोनों के बीच में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे ए और बी 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन समुद्र में हम किलोमीटर में नहीं नापते हैं। समुद्र में जो डिस्टेंस का यूनिट है वो नॉटिकल माइल है। तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल 1.8 1.82 ऐसा कुछ होता है, मैं 1.8 लिख रहा हूं, तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 12 नॉटिकल माइल है। तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब है कुछ 20 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लैंड से 20-22 किलोमीटर का ये जो एरिया है वो उस देश का माना जाएगा। तो ये टेरिटोरियल सी है, उसका सी। अब उस 12 किलोमीटर के बाद से अगला 200 नॉटिकल माइल, यानी कुछ 380 किलोमीटर, ये उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यानी कि ये जो देश है, ये यहां पर किसी भी प्रकार की आर्थिक एक्टिविटी कर सकता है। यानी कि उसके जो मछुआरे हैं वो यहाँ पे मछली मार सकते हैं। वो जो देश है वो यहाँ पर ऑयल, पेट्रोल, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोरेशन कर सकता है, यानी कि सर्च कर सकता है, और जो कुछ भी उसको मिलता है वो यूज कर सकता है। तो ये उसका जोन है, ये उसका एरिया है, और उसी का है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ एक का, बाकी और नहीं। तो एक्सक्लूसिव है और कोई नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होता है। यानी कि उसका जो टेरिटोरियल सी है वहां से कुछ 200 मील तक, 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 380 किलोमीटर तक, ये उस देश का इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। और जब ये जहां पे खत्म हो जाएगा उसके बाद का पूरा समुद्र वो हाई सी है, वो किसी का नहीं, कोई भी देश उस पर क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, टेरिटोरियल सी होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और तीसरा होता है हाई सी। अब एक कंटिगुअस जोन भी होता है। कंटिगुअस जोन बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही आता है, ठीक है। वो 12 माइल तक है आगे, और उसमें क्या है कि उस देश की नेवी वगैरह वहां पे रह सकती है। तो नेवी जो वो ये यहाँ पे वो सर्च कर सकता है। अगर कोई शिप आ रहा है और कोई शिप जो है फॉरेन का शिप है, और इस देश को शक है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसकी नेवी यहाँ पर आकर सर्च कर सकती है, ठीक है। तो ये कंटिगुअस जोन वो छोड़ दीजिए, आप यही 3 याद रखिए, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी। अब आप अगर इंडिया का मैप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ये इंडिया का लैंड है, ठीक है। अब इंडिया का ये जो लैंड है इससे 12 नॉटिकल माइल, लगभग 20-22 किलोमीटर का जो एरिया जो है,
ये समुद्र का हिस्सा, ये भारत का क्षेत्र माना जाएगा, ये भारत का टेरिटोरियल सी है, यहां पर दूसरा कोई नहीं आ सकता है बिना इंडिया की परमिशन के। कोई भी शिप, कोई भी फॉरेन का इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसका टेरिटोरियल सी है। फिर टेरिटोरियल सी से कुछ 380 किलोमीटर तक जो समुद्र का एरिया है, यहां तक ये भारत का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। यानी कि भारत यहां पर खुदाई कर सकता है, मिनरल्स को खोज सकता है, ऑयल पेट्रोल जो भी मिलेगा, मछली या जो भी मिलेगा, वो इंडिया का है ना। इंडिया का इकोनॉमिक जोन है। और उसके बाद का जो एरिया है समुद्र का, वो हाई सी है। हाई सी का मतलब है वो इंटरनेशनल वाटर्स है। इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब है वो किसी एक देश का नहीं, वहां पे कोई भी देश अपनी शिप लेके ला सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो सी है, हमारा जो ओशन है, उसमें बहुत सारे प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, बहुत संसाधन होते हैं, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स होते हैं, है ना, ऑयल पेट्रोल गैस, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब इसलिए हर देश चाहता है कि ये जो इकोनॉमिक जोन है वो उसकी जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको उतना फायदा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप देखेंगे कि ये तो लैंड है, और लैंड का वो टुकड़ा जो समुद्र के नीचे है, ये ये लैंड का वो टुकड़ा है जो समुद्र के नीचे है, इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। सारे पेट्रोल ऑयल सब यहीं पे मिलता है, सबसे ज्यादा मछलियां भी यहीं पे मिलती है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? लैंड ही है, लेकिन वो लैंड जो समुद्र के नीचे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर खुदाई होती है ना, यहाँ पर जो है वो ड्रिलिंग होता है, आपका जितना भी ऑयल पेट्रोल गैस सब यहीं पे मिलता है। हाई सी में कुछ नहीं, हाई सी में मछलियां भी कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां होती, छोटी मोटी कुछ नहीं होती। आपका सबसे रिसोर्स, सबसे ज्यादा रिच ये एरिया होता है। ठीक है, अब हाई सी का मतलब क्या है? डीप सी बेड, यानी कि वो बहुत गहरा होता है, लैंड नहीं है, बहुत नीचे, बहुत गहरा है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ पे आप मछली मारने या ऑयल की खुदाई करने या आप मिनरल रिसोर्सेस, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जोन है। तो अब, हाँ, अब अगर दो देश हैं जो बहुत पास पास हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका, अब इनमें तो झगड़ा होगा। अगर 380 किलोमीटर ये ले लेगा इंडिया, तो श्रीलंका के पास क्या होगा? फिर इन दोनों देशों में समझौता होता है, फिर बंटवारा होता है कि ठीक है भाई, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो अब फिर हम बातचीत के द्वारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि 380 किलोमीटर अगर वो ले लेगा तो ये बचेगा ही नहीं कुछ श्रीलंका के पास। तो फिर जैसे इंडिया और श्रीलंका का है, तो फिर बीच में बंटवारा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अब ये सारा झगड़ा इसका है। So in the past few years, China has tried to stop other nations from conducting any military or economic operation without its consent. तो अब इस एरिया में चाइना पिछले कई सालों से, इन द पास्ट फ्यू इयर्स, यानी कि पिछले कई सालों से चाइना क्या कर रहा है? दूसरे देशों को स्टॉप कर रहा है। अमेरिका को भी स्टॉप किया था। चाइना इज स्टॉपिंग ऑल अदर नेशंस कि आप इस एरिया में नहीं आ सकते, आप इस एरिया में किसी भी प्रकार का मिलिट्री या इकोनॉमिक ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकते बिना हमारे कंसेंट के, बिना हमारी परमिशन के।
तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने कुछ सालों से चाइना बोल रहा है कि ये जो 9 डैश है, तो 9 डैश मैंने आपको बताया था, इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता है बिना हमारी परमिशन के। ठीक है, तो इन द पास्ट फ्यू इयर्स चाइना हैज स्टॉप्ड other nations from conducting any military or economic operation without its consent। क्या कहते हुए, ये कहते हुए कि ये जो समुद्र है, saying the sea falls under its exclusive economic zone। अब चाइना बोल रहा है कि ये हमारा जोन है ना, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये लैंड, ये द्वीप हमारा है। अब चाइना क्या बोल रहा है, ये आइलैंड हमारा है। तो अब आइलैंड हमारा है, तो इसके आसपास का जो समुद्र है वो भी हमारा है। ठीक है, तो आप उसमें नहीं आ सकते। अब चाइना और भी बदमाश है, और भी बदमाशी कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स मतलब वो बाद वो सैंड ले जाके एक जगह पे, बड़ा एक छोटा आइलैंड है, उस पे मिट्टी और सैंड ले जाके उसको और बड़ा कर रहा है ना। बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर दिए हैं उसने, कंट्रोल करने के लिए कि ये भी हमारा, ये भी हमारा। तो समुद्र में उसने नए नए द्वीप बना दिया, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किया। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए ताकि वो ये कह सके कि ये समुद्र जो है वो उसके इकोनॉमिक जोन में आता है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, मैंने आपको बताया कि ये टेरिटोरियल सी के बाद 200 नॉटिकल माइल तक होता है। तो सबसे पहले टेरिटोरियल सी होता है जो 12 नॉटिकल माइल है। ये पूरा का पूरा उस देश में ही माना जाता है कि वो देश का पार्ट है। फिर आपका 12 किलोमीटर के बाद अगला 200 किलोमीटर वो उस देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो देश उसके रिसोर्सेस को यूज करेगा, कोई और देश नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसका नीचे मैंने दिया हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। 1982 में एक समझौता हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। तो 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने एक समझौते पे साइन किया था सभी देशों ने, और वो समझौता क्या है, लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। और उसमें EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है उसको डिफाइन किया गया था। तो यानी कि सारे देशों ने ये बात मान ली थी कि इकोनॉमिक जोन क्या है, एक ऐसा समुद्र का हिस्सा जिसमें एक कंट्री को हैज स्पेशल राइट्स टू द एक्सप्लोरेशन एंड यूसेज ऑफ मैरीन रिसोर्सेस। मैरीन मतलब समुद्री। तो यानी कि ये भारत है, भारत के बाद ये जो 380 किलोमीटर का समुद्र है, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, और भारत फ्री है इसके रिसोर्स को यूज करने के लिए। एक्सप्लोर करना मतलब सर्च करना, ढूंढना, यूसेज मतलब यूज करना। तो आप ढूंढो, आप जो भी पाओ आप यूज करो। ठीक है, और ये EEZ कितना होगा, इट एक्सटेंड्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन मतलब लैंड, तो लैंड जहां पे खत्म हो रहा है, तो लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो उससे कम हो सकता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं। तो इट कैन एक्सटेंड टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, इसलिए 200 नॉटिकल माइल्स मतलब 370 किलोमीटर। तो भारत का ये जो लैंड है इससे 370 किलोमीटर, ये पूरा भारत का इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये भारत का क्षेत्र नहीं है, भारत का क्षेत्र सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना, टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी और EEZ ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चाइना का ये जो क्लेम है इसको दूसरे देश कंटेस्ट कर रहे हैं।
कंटेस्ट करना मतलब विरोध करना। तो चाइना's claim have been widely contested by the other countries। तो बाकी जो 7 देश हैं, बाकी जो 6 देश हैं, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, वो चाइना के इस दावे को नहीं मान रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट हैज बीन वाइडली कंटेस्टेड बाय अदर कंट्रीज। इन रिस्पॉन्स चाइना क्या है, उनकी बात नहीं मान रहा है। चाइना ने क्या किया है, चाइना हैज फिजिकली इंक्रीज द साइज ऑफ आइलैंड्स और क्रिएटेड न्यू आइलैंड्स ऑल टुगेदर इन द सी। चाइना क्या कर रहा है, छोटा आइलैंड था, उसमें और बालू वालू डाल के उसको और बड़ा कर रहा है, ताकि उसका ईजेड जो है वो और बड़ा हो जाए। ठीक है, और तो और उसने कुछ नए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना डाले। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स चाइना हैज फिजिकली इंक्रीज द साइज ऑफ आइलैंड्स और क्रिएटेड न्यू आइलैंड्स ऑल टुगेदर इन द सी। इन एडिशन टू पाइलिंग सैंड्स ऑन टू एग्जिस्टिंग रीफ। रीफ जो होता है वो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोरल रीफ बोलते हैं उसको, कोरल। तो उनसे बनता है आइलैंड, है ना। तो जो एग्जिस्टिंग आइलैंड्स हैं, एग्जिस्टिंग रीफ्स हैं, उसमें वो क्या कर रहा है, सैंड को पाइल कर रहा है। पाइल मतलब इकट्ठा करना, डालना। तो इन एडिशन टू पाइलिंग सैंड ऑन टू एग्जिस्टिंग रीफ, China has constructed ports, military installation and airstrips, particularly in Paracel and Spratly Island। तो चाइना नए नए आइलैंड तो क्रिएट कर ही रहा है, और चाइना क्या कर रहा है, अपने आर्मी के बेस तैयार कर रहा है। यानी कि उसने अपनी नेवी भेज दी, एयरफोर्स भेज दी, उसने बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस खड़े कर दिए। इंस्टॉलेशंस मतलब यहाँ पर बिल्डिंग्स, है ना। तो बहुत सारे मिलिट्री बिल्डिंग्स बना दिए, यानी कि अपनी आर्मी को ले जाके वहां पे रख दिया। और एयर स्ट्रिप बनाए, यानी कि हवाई पट्टी, ताकि हवाई जहाज उतर सके। चाइना ने बहुत सारे पोर्ट बना डाले। पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स थे जो जहां पे कोई जाता भी नहीं था कभी। चाइना ने वहां पे कब्जा किया, अपनी सेना को भेज दिया, एयर स्ट्रिप बनाई, है ना, पोर्ट बनाए, और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई मिलिट्री, जैसा कि लद्दाख में कर रहा है। आपने देखा होगा कि लद्दाख में चाइना क्या करता है, चाइना जिस चीज पे भी कब्जा करना चाहता है जाके वहां पे रोड बनाने लगता है या कुछ बिल्डिंग्स बनाने लगेगा। फिर जब आप लड़ने आओगे तो मारेगा आपको, है ना। तो जैसे वो गली के गुंडे नहीं होते हैं, किसी चीज पे कब्जा करने के लिए वो क्या करते हैं, गुंडे क्या करते हैं, जाके वो अपना वहां पे खड़े हो जाएंगे लाठी लेके, और वहां पे कुछ करने लगेंगे वो। फिर जब आप उसको रोकने जाओगे तो फिर मारेगा आपको। तो वही वही गुंडागर्दी है कि आ, आप मिलिट्री भेज रहे हो अपनी, आप वहां पे पोर्ट बना रहे हो, फिर जब लोग बोलते हैं अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो फिर वो झगड़ा करता है। ठीक है, तो अब ये जितने भी देश हैं वो सब बहुत कमजोर हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो। तो अब इनको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो टू चैलेंज चाइना एंड प्रोटेक्ट इट्स ओन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द यूएस हैज इंटरवीन्ड इन द मैटर्स। अब मैंने आपको बताया था, हर बार जब भी इंटरनेशनल कोई पढ़ाता हो तो आप देखोगे कहीं ना कहीं अमेरिका आ जाएगा बीच में। कोई भी दुनिया का कोई भी झगड़ा हो, अमेरिका का हाथ कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो यहाँ पर भी अमेरिका से कुछ लेना देना नहीं, अमेरिका बहुत दूर है। लेकिन चाइना को कंट्रोल करने के लिए, टू चैलेंज चाइना, और अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो उसका इंटरेस्ट है, जो हित है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका लगातार इस मसले पर, साउथ चाइना सी पर इंटरवीन कर रहा है। इंटरवीन मतलब दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, अपनी टांग अड़ाना, ठीक है, बीच में आना। तो चाइना इंडिया को भी बोल रहा है बाय द वे। तो चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को भी लेके आ रहा है, तुम भी आओ। तो अगर चाइना आ जाएगा तो तुमको भी प्रॉब्लम होगा। ऑस्ट्रेलिया को भी बोल रहा है, जापान को भी बोल रहा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, ये एक है। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया।
चाइना को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये साउथ चाइना सी है। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने शिप भेज दिए, जो नेवी है, जो उसके नेवी जो नेवल शिप है वो भेज दिए हैं वहां पे अमेरिका ने, और चाइना को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने कुछ किया तो फिर हम तुमसे लड़ेंगे। तो इट हैज इंक्रीज्ड इट्स मिलिट्री एक्टिविटी एंड नेवल प्रेजेंस इन द साउथ एशिया। तो अमेरिका ने क्या किया है, अपनी नेवी का प्रेजेंस बढ़ा दिया है, यानी कि ज्यादा नेवी भेज दी है। और साथ में जो चाइना के जितने भी अपोनेंट्स हैं, चाइना के जो भी दुश्मन देश हैं, उनको वो हथियार दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड वेपन्स एंड एड। एड का मतलब है सहायता, तो हथियार भी दे रहा है और पैसा भी दे रहा है फिलीपींस को, वियतनाम को, कि ये हथियार लो, ये पैसा लो, चाइना से लड़ो। ठीक है, अब ये सारे झगड़े की वजह क्या है, अमेरिका क्यों आना चाह रहा है, चाइना यहाँ पे क्यों आना चाह रहा है? एक ही वजह है, ऑयल एंड गैस। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस का डिपॉजिट है। तो ये अभी अंदाजा है, एस्टिमेट है कि ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर ऑयल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। तो अब हर देश इस पर कंट्रोल करना चाहेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो अमेरिका हो, है ना। तो हर किसी को लगेगा कि ये हमारे इन्फ्लुएंस में है। अब पहला कारण है ये डिपॉजिट्स, ऑयल डिपॉजिट्स। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि ये जो है फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा मछलियां हैं यहाँ। द सी इज होम टू रिच फिशिंग ग्राउंड। तो ये जो समुद्र है, साउथ चाइना सी, ये बहुत रिच है फिशेस के मामले में, मछलियों के मामले में। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फिशिंग वेसल ऑपरेट इन दिस एरिया। यानी कि फिशिंग वेसल क्या होता है, मछली मारने वाली जो नौकाएं होती हैं। वेसल का मतलब है यहाँ पर नाव, नौका, है ना, शिप। तो जो फिशिंग शिप है या फिशिंग वेसल्स हैं, दुनिया में अगर 100 हैं तो आधे से ज्यादा, 50 से ज्यादा सिर्फ इतने एरिया में है। तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फिशिंग वेसल्स, यानी कि मछली मारने की जो नौकाएं हैं वो इस एरिया में है, आधे से ज्यादा। तो अब आप सोच सकते हो कि दुनिया में अगर 100 मछली मारने वाले जहाज हैं, उसमें से 60 इसी एरिया में है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कितना रिच एरिया है, यहाँ पर मछलियां कितनी ज्यादा होंगी। ठीक है, और कितना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर फिशरीज। ठीक है, तो अब दिस सी इज होम टू रिच फिशिंग ग्राउंड्स। और फिशिंग क्या है, अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन। तो इस रीजन में, इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों की वो आजीविका का साधन है, इनकम का साधन है। तो चाहे वो वियतनाम के लोग हों, चाहे वो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, जितने भी देश हैं, ताइवान, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो जो फिशरमैन है उनको वो इनकम देता है। ठीक है, तो अब ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिशरीज जो है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरा, इट इज अ क्रूशियल ट्रेड रूट। मैंने आपको बताया था कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो अब आप, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या करता है, इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। ठीक है, अब आप देखिए इधर मैप में, तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये इंडियन ओशन है, ये साउथ चाइना सी है, ये जो समुद्री रास्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाइना को जोड़ता है बाकी दुनिया से, एशिया से,
अफ्रीका से, यूरोप से, इधर यूरोप है, इधर आप देखोगे तो अफ्रीका है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, द सी इज अ क्रूशियल ट्रेड रूट। ओवर 21% of the global trade transited through these waters in 2016। अब एक डेटा दिया हुआ है कि अगर आप 216 में देखें, आज से 6-7 साल पुराना ये आंकड़ा है, तो लगभग पूरी दुनिया का 21% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। तो ओवर 21% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ट्रांजिटेड थ्रू दीज वाटर्स इन 2016। ठीक है, तो चाइना's claim on the waters and island within the boundary is based on its historical maritime right। अब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में अभी चाइना का कब्जा नहीं था उसके ऊपर, है ना। चाइना क्या बोल रहा है कि ये हमारा है, क्यों? क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल मैरीटाइम राइट है। यानी कि अगर आप इतिहास में देखो, पहले 100 साल 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, तो ये हमारा था। तो हिस्टोरिकल राइट है हमारा, ऐतिहासिक जो है वो अधिकार है। तिब्बत पर भी वही बोलता है, अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना वही बोलता है, लद्दाख पर, लद्दाख इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना बोलता है 500 साल पहले हमारा था। 200 साल पहले हमारा था, तो अब हमारा है, वापस करो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल क्लेम। तो चाइना जो है वो ये जो 9 डैश उसने लगाए हैं, तो 9 डैश का आधार क्या था? वो ये बोल रहा है कि ये पहले हमारा था। तो हिस्टोरिकल मैरीटाइम, जैसे कि आप एग्जाम्पल लो स्कारबोरो शोल का। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्कारबोरो शोल व्हाइल इट कम्स अंडर द फिलीपींस ईईजेड। ठीक है, अब आप देखो स्कारबोरो एकदम फिलीपींस के पास में है, मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो वो बेसिकली फिलीपींस का एरिया होना चाहिए, या फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आना चाहिए। लेकिन बीजिंग क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड है पुराने, और वो बोल रहा है कि ये जो स्कारबोरो आइलैंड था ये हमारे नाविकों ने खोजा था। चाइनीज सेलर्स डिस्कवर्ड ह्यूआंगयान आइलैंड 2000 ईयर्स एगो। ह्यूआंग जो आइलैंड है वो स्कारबोरो का ही नाम है, ये दोनों एक ही हैं। अब चाइना इसको ह्यूआंगयान बोलता है। मैंने आपको बोला था चाइना बहुत बदमाश है, वो हर दिन वो नाम चेंज कर देता है, अपना नाम देता है वो, और फिर वो उसको अपना ही वैसे ही बोलता है। आप बोलते रहो स्कारबोरो, वो बोलेगा ये ह्यूआंगयान आइलैंड है। ठीक है, आप कुछ भी बोलते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो ह्यूआंगयान आइलैंड है, यानी कि स्कारबोरो, ये 2000 साल पहले हमारे नाविकों ने इसको डिस्कवर किया था। तो हमारे जो राजाओं के रिकॉर्ड हैं उसमें इसका जिक्र है, तो अब ये हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है। इस पर इतिहास में अगर हम जाएं तो ये हमारा क्लेम। सिमिलरली ये दो आइलैंड है, दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, पैरासल एंड स्पार्टली आइलैंड। अब सिमिलरली चाइना बोलता है कि ये भी हमारा, दे वर वंस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइनीज नेशन। अब चाइना बोलता है कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले चाइना के राजा का इस पर कब्जा था। अब ये दो आइलैंड आज वियतनाम के हैं, वियतनाम क्लेम करता है, बट वियतनाम डिस्प्यूट्स द क्लेम। वियतनाम जो है वो चाइना के जो दावे हैं उसको खारिज करता है, और वो क्या बोलता है कि भाई 17वीं शताब्दी से, यानी कि पिछले 300 साल से हम रूल कर रहे हैं। अब 300 साल पहले किसका रूल था मालूम नहीं, लेकिन 300 साल से हम रूल कर रहे हैं, तो अब ये हमारा है। ठीक है, तो बट वियतनाम डिस्प्यूट्स द क्लेम सेइंग इट हैज एक्टिवली रूल्ड ओवर बोथ द पैरासल्स एंड स्पार्टलीज सिंस द 17th century। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि 400 साल पहले। तो अब चाइना, वियतनाम बोल रहा है कि हम कर पिछले 400 साल से ये हमारा है, चाइना बोल रहा है 2000 साल पहले से हमारा है। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पैरासल और ये आप देख लीजिए स्पार्टली कहाँ पर है, ये
ये पैरासेल्स आइलैंड और ये स्पार्टलीज है। अब वियतनाम बोल रहा है ये हमारे हैं, क्योंकि पिछले 400 सालों से हम इस पर रूल कर रहे हैं। अब चाइना बोल रहा है 400 साल से पहले, 2000 साल पहले तो हमने ही खोजा था इसको, और तब से हम रूल कर रहे हैं। पिछले 200-300 साल से आप कर रहे हो, लेकिन उससे पहले हमारा था, तो अब हमारा है, फिर से दो हमको। ठीक है, तो ये पैरासल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है। ठीक है, अब सबको ये डर है कि अगर ये झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ, साउथ चाइना सी का झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लोबल संकट शुरू हो सकता है। क्योंकि अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, और ये सारे देश हैं। तो इट कैन बिकम द नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वही झगड़ा है। यूक्रेन रशिया भी बोलता है वही चीज कि पिछले 600-700 साल से तुम यूक्रेन जो है वो स्वतंत्र देश कभी रहा ही नहीं। रशिया का भी यही आर्गुमेंट है कि यूक्रेन अपने आप में कभी स्वतंत्र रहा ही नहीं है हिस्ट्री में, हमेशा उस पर रूसी राजाओं ने राज किया है। तो अब हमारा है वो यूक्रेन। यूक्रेन बोलता है कि नहीं, ठीक है, 200-300 साल से तुमने हम पर कब्जा किया है, लेकिन उससे पहले हम स्वतंत्र थे, हमारे अपने राजा थे। तो यूक्रेन भी बोलता है कि हमारे अपने राजा हुआ करते थे। ठीक है, अभी 200-300 साल से आपने कब्जा किया, लेकिन उससे पहले हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। रशिया बोलता है कि नहीं, तुम कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हो, हमेशा से हमारा ही कब्जा रहा है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल क्लेम्स है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वही है। तो अब डर ये है कि अगर ये साउथ चाइना सी का ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है, तो अब ये बन जाएगा अगला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इट विल बिकम द नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इट विल विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। तो बहुत ही सीरियस प्रभाव हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, युद्ध हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो 10 देश मैंने आपको बताए थे साउथ ईस्ट एशिया के, इनका अपना एक संगठन है जिसको हम एशियान बोलते हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड कंबोडिया। ये भी एक बहुत अच्छा संगठन है, बहुत पावरफुल संगठन है, लेकिन ये भी इस झगड़े को निपटा नहीं पा रहा है। इट हैज फेल्ड टू रिजॉल्व दिस इशू। तो ये जो 10 देशों का जो संगठन है एशियान, इट हैज ऑल्सो फेल्ड टू रिजॉल्व द इशू। अब ये अगर ये झगड़ा नहीं निपटता है, तो आने वाले समय में ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यानी कि अब ये सिर्फ चाइना फिलीपींस का झगड़ा नहीं रहेगा, अमेरिका भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, इंडिया भी हो सकता है, इंडिया को भी आना पड़े। ठीक है, तो अब ये एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। ठीक है, तो आज का ये एडिटोरियल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, मतलब पसंद तो नहीं, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, जो भी ढंग से क्वेश्चन होंगे तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, कश्मीर के साथ भी वही है, टेरिटोरियल क्लेम है। इंडिया उसको अपना बोलता है, पाकिस्तान उसको अपना बोलता है, पूरी दुनिया डिस्प्यूटेड बोलती है कि ये ना तुम्हारा है ना ये तुम्हारा है, ये झगड़े का है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो कश्मीर को, पूरा का पूरा कश्मीर को अपने में दिखाता है। ठीक है, पाकिस्तान पूरे के पूरे कश्मीर को अपने में दिखाता है, चाइना पूरे को पूरे लद्दाख को अपने में दिखाता है,
अपने मैप में। ठीक है, तो ये झगड़ा चलता रहता है। हाउ वी कैलकुलेट द ईजेट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, तो मैंने बताया था कि अगर दो देश करीब में है तो उनके बीच में फिर समझौता होता है, वो बातचीत के द्वारा सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे गड़बड़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? चलिए, बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हुए? 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट आपको, अब अभी तक टिके हुए। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए, थोड़ा थोड़ा समझे। ओके, ठीक है महेश बाबू, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आता है, तो थोड़े से ही शुरुआत करिए, फिर और पढ़िए, डेली थोड़ा 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 करते हुए। नॉलेज हमेशा स्टेप में होती है, मतलब एक दिन में नॉलेज नहीं आती है ना, किसी भी चीज में। कोई भी इशू हो, कोई भी टॉपिक हो, एक दिन में पूरा समझ में नहीं आता, आपको धीरे 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 बिल्ड करना पड़ता है। आज आपको साउथ ईस्ट एशिया समझ में आया होगा कि साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है, साउथ चाइना सी कहाँ पर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। ठीक है, यूएन क्लॉस जो कन्वेंशन है ना, जो समुद्री जो समझौता है, वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड, ये कहाँ पर है ये समझ में आया होगा, है ना। तो इस फिर आप धीरे 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 जो है आप इस पे बिल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। आइलैंड, निकोबार आइलैंड इंडिया का ही पार्ट है, उसके आसपास का भी जो हिस्सा है वो इंडिया का ही माना जाएगा, टेरिटोरियल सी और एक्सक्लूसिव जो। ठीक है, चलिए, टाटा आज के लिए, एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और खूब अच्छे से पढ़ें। शाम को 4 बजे आपका रीजनिंग का क्लास होगा। चलिए बाय।